एयर ट्रांसर 236 की फ़्लाइट टोरंटो से लिस्बन की तरफ जा रही थी। यह आधी रात का समय था और जहाज़ अटलांटिक ओशन के बीचों बीच 39,000 फीट के एल्टीट्यूड में क्राउड कर रहा था। यह सिचुएशन पायलट रोज़ फेस करते हैं और इसमें कुछ भी अब नॉर्मल नहीं था, पर जहाज़ में एक चीज़ ऐसी थी जो चंद लम्हों में सारी सिचुएशन को बदलने वाली थी। यहाँ आपको बताते चलें कि अटलांटिक ओशन के ऊपर 39,000 के फीट से दूर दूर तक ज़मीन नज़र नहीं आती। वहाँ कैप्टन को अचानक मालूम हुआ कि जहाज़ का फ्यूल अब ख़त्म होने वाला है। ये दोनों पायलट्स के बहुत ही खौफनाक और सिचुएशन थी, क्योंकि अटलांटिक ओशन के ऊपर फ्यूल ख़त्म होने का सिर्फ एक ही मतलब है और वो है मौत। इन्फॉर्मेटिव वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन ग्रामी, ये वाक़या पेश आया 23 अगस्त 2001 में टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट साल्ट एयरलाइन A33 के एयरबस A33 को जो टोरंटो से लिस्बन जाने के लिए प्रिपरेशन किया जा रहा था। ये 7 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाली थी और इसीलिए 48 मैट्रिक टन फ्यूल डाला गया और प्रिपरेशन के बाद इसमें बोर्डिंग का अमल शुरू कर दिया गया। इस वक्त लोकल टाइम के हिसाब से रात के 9 बज रहे थे और फ्लाइट 236 में 293 पैसेंजर, 2 पायलट और 13 क्रू मेंबर मौजूद थे। फ्लाइट कैप्टन एयर होल्डर 48 रॉबर्ट पिशे थे, जिनको 16,000 घंटे की फ़्लाइट एक्सपीरियंस था, और फर्स्ट ऑफिसर 28 साल डिर्क डिजरे थे। इनके पास भी 5,000 घंटों की फ़्लाइट एक्सपीरियंस था, जिसमें से 400 घंटे इन्होंने यही जहाज़ एयरबस A33 फ्लाई किया था। जहाज़ की बात की जाए तो ये उस वक्त का स्टेट ऑफ यार्ड का एयरबस A33 मॉडल था, जो सिर्फ 2 साल पुराना था। कुल मिलाकर बात यह है कि ना ही पायलट के एक्सपीरियंस में कोई कमी थी, ना ही जहाज़ में किसी किस्म का कोई फॉल्ट था। तमाम फ्लाइट चेक करने के बाद 236 को रनवे तक ले गए और ATC की परमिशन से इन्होंने जहाज़ को टेक ऑफ कर दिया। टेक ऑफ के बाद पायलट ने जहाज़ का रुख अटलांटिक ओशन से उस पार लिस्बन की तरफ किया। चंद ही मिनटों में जहाज़ अपने क्रूजिंग अल्टीट्यूड 39,000 फीट तक जा पहुंचा। अमूमन इस तरह की लॉन्ग फ्लाइट पे पायलट का ज़्यादा काम नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर काम ऑटो पायलट सिस्टम ही करता है। पायलट सिर्फ सिचुएशन मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन और अपडेट से आगाह करते रहते हैं। फ्लाइट 236 को टेक ऑफ किए 4 घंटे गुजर चुके थे। अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और पैसेंजर कैबिन में ज़्यादातर लोग रात होने की वजह से सो रहे थे। जहाज़ अटलांटिक ओशन के ठीक सेंटर में पहुंच चुका था और यही वो लम्हा था कि जहाज़ में एक मसला हो गया। कैनेडियन टाइम के हिसाब से रात के 1 बज रहे थे। पायलट ने जहाज़ के इंजन नंबर 2 यानी जहाज़ के राइट इंजन में एक एबनॉर्मल रीडिंग नोटिस की। इंजन में ऑयल का प्रेशर ज़्यादा शो हो रहा था, ऑयल की क्वांटिटी कम, ऑयल टेम्परेचर भी लो इंडिकेट हो रहा था। इस तरह का एरर पायलट ने कैरियर में पहली बार देखा था। इन्होंने फ़ौरन फ्लाइट मैनुअल खोला और इस अजीब एरर के बारे में जानने की कोशिश की। नॉर्मली जब जहाज़ ऑपरेशनल होता है तो वक्त के साथ ऑयल टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन यहाँ वो लो टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा था, जो कि किसी भी तरह नॉर्मल नहीं था। इनको फ्लाइट मैनुअल में इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना मिल सकी। पायलट ने कनाडा में एयर ट्राफिक के मेंटेनेंस यूनिट से कांटेक्ट किया और इनको इस एरर के बारे में आगाह किया। बदकिस्मती से मेंटेनेंस यूनिट को भी इस एरर के बारे में कुछ नहीं पता था। इन्होंने पायलट को कहा कि वो इस एरर को मॉनिटर करते रहें और थोड़ी देर बाद इनसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे। अगरचे जहाज़ के राइट इंजन में ऑयल फॉल्टी रीडिंग शो हो रही थी, लेकिन परवाज़ में किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं था। पायलट ये सोचकर रिलैक्स हो गए कि शायद कोई फॉल्टी सेंसर ऑयल की गलत रीडिंग दे रहा है, लेकिन आधे घंटे बाद कैप्टन के सामने एक और एडवाइजरी मैसेज डिस्प्ले हुआ। ये मैसेज ऑयल से रिलेटेड नहीं बल्कि फ्यूल से रिलेटेड था। कमर्शियल एयरलाइन का फ्यूल इनके विंग्स में इक्वली होता है और ये नोटिस किया गया कि फ़्लाइट 236 के दोनों विंग्स में एक जितना फ्यूल नहीं है। राइट विंग्स में फ्यूल की क्वांटिटी लेफ़्ट के मुकाबले में कम थी। अब इतना सीरियस नहीं होता, क्योंकि इस मसले को फ़्लाइट के दौरान ही फिक्स किया जा सकता है। कैप्टन ने इस मसले को फिक्स करने के लिए क्रॉस फीड वाल्व खोल दिया, जिससे लेफ़्ट विंग से फ्यूल राइट विंग में जाना शुरू हो गया और चंद ही मिनटों में अब वापस दोनों विंग्स में फ्यूल की क्वांटिटी बराबर हो चुकी थी। अभी चंद ही मिनट गुजरे थे कि कैप्टन को लो फ्यूल की वार्निंग दिखना शुरू हो गई। ये एक ऐसा मसला था जिसको कोई भी पायलट फेस नहीं करना चाहता, और वो भी पैसेंजर से बड़े जहाज़ में।
पायलट ने देखा कि राइट विंग में दोबारा से फ्यूल कम हो रहा है और दोनों विंग को मिलाकर भी इतना फ्यूल नहीं बचा जिससे लिस्बन पहुंचा जा सके। बार मामला सीरियस होता जा रहा था। अटलांटिक ओशन के बीचों बीच प्लेन को डाइवर्ट करने का ज़्यादा ऑप्शन भी मौजूद नहीं थे। हकीकत में उनके पास एक ही ऑप्शन था और वो था अज़ोर्स आइलैंड। ये आइलैंड अटलांटिक ओशन में मौजूद पुर्तगाल का हिस्सा है, जहाँ टरसेहरा नामी आइलैंड पर एयरपोर्ट मौजूद है। कैप्टन ने पहली फुर्सत में सेंटा मारिया एटीसी से राब्ते किया और उनको बताया कि वो इस एयरपोर्ट पर फ्यूलिंग की वजह से लैंड करने जा रहे हैं, पर अभी तक पायलट को भी कंफर्म नहीं था कि वो इस एयरपोर्ट तक पहुंच भी पाएंगे या फिर उनको ओशन में ही लैंड करना पड़ेगा। इस वक्त जहाज़ में 7 टन फ्यूल बचा था, यानी करीब 700 केजी। देखने में तो ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन असल में ये A33 की फ्यूल कैपेसिटी का सिर्फ 6% फ्यूल था और वो भी बहुत तेज़ी से कम होता जा रहा था। पर सवाल ये है कि आखिर फ्यूल कम ही क्यों हो रहा है? क्या इस बार भी कोई सेंसर गलत रीडिंग दे रहा है या फिर असल में फ्यूल की कमी थी? फ्यूल का कम होना सिर्फ एक सूरत में मुमकिन है कि कहीं ना कहीं फ्यूल लीक हो रहा था। ये पता लगाने के लिए कैप्टन ने फ्लाइट क्रू को इंस्ट्रक्शन दी, यानी विंग के पिछले हिस्से में जाकर मॉनिटर करे। अगर तो फ्यूल लीक हो रहा होगा तो जाहिर सी बात है ज़रूर वहाँ से कोई ना कोई सुराख मिलेगा, पर अंधेरे की वजह से क्रू को ऐसा सुराख न मिल सका। अब कंडीशन ये थी कि 5 मिनटों में 1 टन फ्यूल ख़त्म हो रहा था। कैप्टन को अब क्लियर हो गया था कि फ्यूल कहीं ना कहीं से लीक हो रहा था। इनके पास अब सिर्फ 25 मिनटों का फ्यूल बाकी था, जिससे ट्रेजर एयरपोर्ट पर पहुंचना मुमकिन नहीं था। इस दौरान कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर लगातार मेंटेनेंस यूनिट और ATC से राब्ते में थे। मेंटेनेंस यूनिट ने कैप्टन को इंस्ट्रक्शन दी कि वो फ्यूल लीकेज को कंफर्म करने के लिए जहाज़ को 39,000 से 20,000 तक लेकर जाएं, पर कैप्टन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि पायलट का मानना था अगर फ्यूल लीकेज कंफर्म भी हो गई तो जहाज़ को वापस ऊपर लेकर जाना पॉसिबल नहीं होगा। इनके पास 39,000 फीट का ग्लाइडिंग का ऑप्शन तो बाकी है। अगले चंद मिनटों में सारे शक दूर हो गए जब जहाज़ के राइट इंजन में आग भड़क उठी। ये देखकर जहाज़ में अफरा तफरी मच गई और पैसेंजर जो अभी तक सुकून की नींद सो रहे थे, उनके सुकून को खौफ के बादलों ने ढक दिया। जहाज़ में अब 4.5 टन फ्यूल और सिर्फ एक इंजन बचा था। इस एक इंजन में जहाज़ का क्रूज़ करना पॉसिबल नहीं था, लिहाजा अब आहिस्ता आहिस्ता एल्टीट्यूड कम होना शुरू हो गया। दूसरी तरफ टरसेरा एयरपोर्ट पे इमरजेंसी नाफिज होगी। फायर ट्रक्स और इमरजेंसी क्रू ने हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी। जहाज़ जो कि टरसेरा एयरपोर्ट से अभी भी 240 किलोमीटर दूर था, इसमें अब सिर्फ 600 केजी का फ्यूल बचा था। इतने में वही हुआ जिसका डर लगा हुआ था। जहाज़ का लेफ्ट इंजन भी थ्रस्ट पे चलने की वजह से जल गया। अब फ्लाइट 236 बगैर इंजन के अटलांटिक ओशन के ऊपर ग्लाइड करने लगी। यहाँ पर कैप्टन का जहाज़ को 20,000 फीट तक ड्रॉप ना करने का फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। दोनों इंजन बंद होने की वजह से अब जहाज़ के अंदर अंधेरा छा गया, क्योंकि इंजन की वजह से जहाज़ का इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी चलता है। खुशकिस्मती से जहाज़ का ऑटोमेटिक टरबाइन बाहर निकला है, जो कि 8 स्पीड सिर्फ इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है जिससे कॉकपिट के इंपोर्टेड सिस्टम चल सके। अब टरसेरा एयरपोर्ट 120 किलोमीटर दूर था। जहाज़ 30,000 फीट तक नीचे आ गया था और कैप्टन को ये डिस्टेंस सिर्फ ग्लाइड करके पार करना था और पैसेंजर कैबिन में अंधेरा और पिन ड्रॉप साइलेंस ने एक खौफ का समा बनाए रखा था, ऐसी खामोशी जो शायद किसी आफत का इशारा दे रही थी। फर्स्ट केस ये था कि अगर जहाज़ एयरपोर्ट तक ना पहुंच पाया तो इसको ओशन में ही लैंड करवाना पड़ेगा। पैसेंजर को पानी में लैंडिंग के हवाले से बताना शुरू कर दिया। ओशन में लैंडिंग हर तरह से ख़तरनाक होती है, क्योंकि अगर तो पैसेंजर इन्फेक्ट से बच भी गए तो पानी में डूब सकते हैं। अगर पानी में नहीं डूबे तो ठंडे पानी की वजह से हाइपोथर्मिया से मर सकते हैं। अब नॉर्मली बगैर इंजन के पैसेंजर जहाज़ को ग्लाइड करना बहुत मुश्किल होता है। सब कुछ जहाज़ के पिच कंट्रोल पर डिपेंड करता था, जिसको पायलट मैनुअल स्ट्रोक से कंट्रोल कर रहे थे। जहाज़ का एल्टीट्यूड 2000 फीट पर मिनट के हिसाब से ड्रॉप हो रहा था, यानी अगली 15 मिनटों में या तो जहाज़ एयरपोर्ट पर उतरेगा या फिर ओशन पे। जब डिस्टेंस एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर रह गया तो इसकी ऊंचाई 13,000 फीट थी और नॉर्मली इतनी ऊंचाई पर 3,000 फीट रखना होता है। अब अगर तो पायलट नोज ड्राइव करके अपनी ऊंचाई कम की तो जहाज़ की स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी और इससे सिचुएशन में क्रैश लैंडिंग के इम्कान बहुत ज़्यादा हो जाएंगे।
इसीलिए पायलट ने जहाज़ को वहीं एक 360 चक्कर लगवाया। यह चक्कर जब कंप्लीट हुआ तो एयरपोर्ट से डिस्टेंस इतना ही था जबकि ऊंचाई 5000 फीट तक हो चुकी थी। ये ऊंचाई भी अभी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि एक और 360 चक्कर लगवाया जा सके। इसलिए पायलट ने जहाज़ की पोजीशन रनवे की तरफ की और इसको चंद स्टैंड्स लगवाए। स्टैंड्स की वजह से जहाज़ का रनवे से डिस्टेंस मज़ीद बढ़ गया और उसकी ऊंचाई कम करने का मज़ीद टाइम मिल गया। नॉर्मल हालात में लैंडिंग के वक्त फ्लैप ओपन रखे जाते हैं, जिस वजह से ड्रैग पैदा होता है और इंजन थ्रस्ट बढ़ा दिया जाता है, जिससे जहाज़ की नोज़ ऊपर हो जाती है। पर फ्लाइट 236 के पास इंजन थ्रस्ट तो था नहीं, इसलिए लैंडिंग नॉर्मल लैंडिंग से बहुत अलग और बहुत ख़तरनाक होने वाली थी। पायलट के पास जहाज़ को लैंड करने का सिर्फ एक मौका था, या तो आर या तो पार। आखिरकार जहाज़ एक ज़ोर से झटके से रनवे पे लगा और 12 में से 8 टायर्स ब्लास्ट हो गए। फाइनली वो स्किड करता रुक ही गया। जहाज़ रुकते ही उसकी लैंडिंग गियर में आग भड़क गई, जिस पर एयरपोर्ट गिरोह ने फ़ौरन काबू पा लिया। फ़्लाइट 236 एविएशन हिस्ट्री का वो पहला और आखिरी पैसेंजर जहाज़ जिसने बगैर इंजन के सबसे ज़्यादा टाइम ग्लाइड करने का रिकॉर्ड बनाया। राइट इंजन में फ्यूल लीकेज के हवाले से जब पता लगाया गया तो मालूम पड़ा टोरंटो में टेक ऑफ से पहले इंजन का एक पार्ट चेंज किया गया था, लेकिन वो पार्ट किसी और जहाज़ का था। लूज फिटिंग की वजह से जहाज़ ने करीब से गुजरती फ्यूल लाइन को ब्लास्ट कर दिया, जिस पर एयरबस ने एक नया सिस्टम इंस्टॉल किया, जिस पर पायलट को दौरान परवाज फ्यूल लीकेज का भी पता चल सकता है। एक साल के बाद कैप्टन रॉबर्ट और फर्स्ट ऑफिसर डिक को एयरबस A330 पर डेड स्ट्रिक लैंडिंग करने के लिए सुपीरियर एयरमैनशिप अवार्ड से नवाजा गया। उम्मीद है इन्फॉर्मेटिव टीवी की आप ये वीडियो भरपूर लाइक शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक